हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने जी रसायन यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। जैसे कि पता होगा कि हमारे जी रसायन यूट्यूब चैनल में एक सीरीज चलाई जा रही है। वो सीरीज क्या है? जीवन और संदेश। जीवन और संदेश नामक एक सीरीज चलाई जा रही है, जिनमें हम क्या करते हैं, हमारे देश में जन्मे महापुरुषों के जीवन परिचय जानते हैं, उनका उद्देश्य जानते हैं, उनका संदेश क्या है भारत के लिए, उनका संदेश क्या था, उनका योगदान क्या था, उन्होंने क्या क्या किया, इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसी क्रम में आज हम एक नए टॉपिक पर आए हैं। वो टॉपिक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब पर। क्योंकि आज गर्मी थोड़ा ज़्यादा ही थी ना, तो हमारे मन में इनका एक वाक्य याद आ गया कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह आपको जलना भी पड़ेगा। ये इन्हीं का वाक्य था। तो आइए हम जानते हैं कि आखिरकार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे कौन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें तो इनका जन्म जो है, जन्म की हम बात करें तो 27 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। एक नाविक परिवार से थे, एक गरीब परिवार से थे। इनके पर गरीब परिवार में होने के साथ साथ इनका जो दिमाग था, वो हृदय, वो गरीब नहीं था। वो सोचने में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट, लोगों के साथ काम करने में इनको बहुत मजा आता था। तो इनके पिताजी की अगर हम बात करें तो इनके पिताजी जैनुलब्दीन थे, जो कि पेशे से क्या थे, नाविक थे, नाव चलाने का कार्य करते थे। और नाव चलाने के साथ साथ एपीजे अब्दुल कलाम साहब के 10 लोग थे, यानी भाई बहन मिलाकर इनके परिवार में 10 लोग इनके भाई बहन थे। और उन लोगों का खर्चा चलाना एक व्यक्ति के लिए इतना इम्पॉसिबल नहीं था, लेकिन फिर भी एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। और इनकी जो शिक्षा हुई, अगर हम शिक्षा की बात करें तो इन्होंने आईआईटी मद्रास से इन्होंने एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग की थी। कहां से? जिसे हम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इन्होंने क्या किया था, एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग की थी। एरोनॉटिक्स की इंजीनियरिंग की पढ़ाई इन्होंने यहीं से की थी। और कहा जाता है कि इनके पास फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, तो इनकी बहन अपने जेवरात को गिरवी रखकर इनकी पढ़ाई को जारी किया गया। और इसी आईआईटी मद्रास में जब इन्होंने पहली बार दाखिला लिया था, तो वहां के जो प्रोफेसर साहब थे, इनको एक प्रोजेक्ट दिया गया था, एक डिजाइन दी गई थी कि उस प्रोजेक्ट को 3 दिन के अंदर अगर आप नहीं तैयार करते हो, ध्यान से सुनिएगा, 3 दिन के अंदर अगर प्रोजेक्ट नहीं तैयार हुआ तो आपकी स्कॉलरशिप चली जाएगी। अब एपीजे अब्दुल कलाम साहब बड़े गंभीर मन में सोचने लगे कि अगर स्कॉलरशिप चली गई तो हमारी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। अब इन्होंने प्रोजेक्ट को एक बार ट्रायल किया, 2 बार ट्रायल किया, गलत साबित होता गया, प्रोजेक्ट बना ही नहीं। अंत में इन्हें 3 दिन का जब टाइम दिया गया तो 3 दिन सोए और जागे भी नहीं। इन्होंने क्या किया, रात दिन जाग कर इस प्रोजेक्ट पर कार्य किया। और 3 दिन में जब प्रोफेसर के सामने प्रोजेक्ट रखा गया, तब इनकी स्कॉलरशिप बच पाई। और तब कहा गया कि आप जो है इस विद्यालय में एक ऐसे होनहार व्यक्ति का क्या कहते हैं, दाखिला हो गया है, जो भारत को बहुत आगे ले जा सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब को क्या किया गया, 1963 में इसी एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग के चलते इन्हें नासा भेजा गया। 1963 में नासा इन्हें भेजा गया। जब नासा गए, वहां पर इनकी ट्रेनिंग जब चल रही थी, तो नासा का जो डायरेक्टर था वो इनसे कह रहा था कि ऐसा है साहब, आप यहीं शिफ्ट हो जाइए यूएसए में, आप कहीं मत जाइए, आप हमारे यहाँ ही रहिए, आपकी सारी सुविधाएं दी जाएगी, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप हमारे यहाँ की नागरिकता ले लीजिए, आप हमारे नासा के साथ कार्य कीजिए। सोचिए, नासा कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, नासा एक बहुत बड़ी संस्था है। नासा क्या है, एक बहुत बड़ी संस्था है।
और आज के टाइम पे नहीं है, उस टाइम पर भी बहुत बड़ी संस्था हुआ करती थी, जब हमारे देश हिंदुस्तानियों को ये नहीं पता चलता था कि मिसाइल नामक कोई चीज भी हुआ करती थी। सोचिए, उस टाइम हम हिंदुस्तानियों को, हमारे यहाँ ये भी नहीं पता चल रहा होगा शायद कि मिसाइल नामक कोई चीज भी हुआ करती है। लेकिन उस टाइम नासा ने इन्हें ऑफर किया था कि आप हमारे यहाँ रुक जाइए और यहीं रहिए, आपको अपने यहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इन्होंने पलायन को छोड़कर अपने देशभक्ति सीखी और अपने देश वापस आए। 1963 में वहां से पहुंचे और उसके बाद जब यहाँ वापस आए, अपने देश जब वापस आए, तो इन्हें डीआरडीओ, कहां पर, डीआरडीओ और इसरो में डायरेक्टर बने। इन दोनों संस्थाओं पे इन्हें कार्य करने का मौका मिला। कार्य करने का मौका ही नहीं, डायरेक्टर बने, डायरेक्टर नियुक्त किया गया। वो भी कहां पर, डीआरडीओ और इसरो में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को यहां पर क्या किया गया, डायरेक्टर नियुक्त किया गया, ठीक। और इसी के चलते हुए हमने क्या किया था, 1974 में क्या किया गया था, 1974 में लाफिंग बुद्धा, 1974 में इन्हीं के कार्यकाल में, एपीजे अब्दुल कलाम के साहब के समय ही 1974 में हमने प्रथम परमाणु क्या किया था, प्रथम परमाणु परीक्षण किया था। 1974 में फर्स्ट परमाणु परीक्षण जो हमने किया था वो इन्हीं के शासन का, इन्हीं के चलते किया था, इन्हीं के बदौलत किया था 1974 में। उसके बाद क्या हुआ था, ये भी फेल हो गया। लाफिंग बुद्धा नामक हमने जो परमाणु परीक्षण किया था, क्योंकि देखिए परमाणु परीक्षण करने का एक उद्देश्य था कि उस समय जो था रूस था, ब्रिटेन था, चीन था और क्या कहते हैं आपका यूएसए था। इन सब के पास क्या था, परमाणु बम थे। क्या थे, परमाणु बम कंट्री थी। क्या थी, परमाणु बम थे इन सब के पास। और जो सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात थी कि परमाणु बम जो रखने वाला था उसमें चीन भी शामिल था, चीन के पास भी था। अब चीन क्या कर रहा था, चुपके से पाकिस्तान को क्या कर रहा था, वो परमाणु एटम बम बनाने के लिए सजेस्ट कर रहा था, वो अपना प्रोजेक्ट लगाया था। और यहाँ पर हमारे देश में क्या हो रहा था, एपीजे अब्दुल कलाम जी को ये नहीं समझ में आ रहा था बात। उन्हें लग रहा था, और सच में लग रहा था उन्हें, कि ये जो देश है हमें भी परमाणु में नंबर 1 बनना है, परमाणु रहित देश हमें बनना है, हमारे देश में भी परमाणु बम हो। उसका निर्माण इसीलिए कर रहे थे क्योंकि जो पाकिस्तान था ये आए दिन भारत को कुछ न कुछ धमकाता रहता है इधर उधर, और जो चीन है ये हमेशा लड़ाने का काम करता रहता था, एक दूसरे को जो है उस्काने का काम करता था। तो इसी के चलते एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या किया था, 1974 में एक परमाणु परीक्षण किया, लाफिंग बुद्धा ये असफल हो गया। उसके बाद क्या हुआ, 1998 में सेकेंड परमाणु परीक्षण किया गया। परमाणु परीक्षण वो भी कहां किया गया, पोखरण में किया गया, जो कि राजस्थान में। अब देखिए परमाणु बम बनाना इतना आसान था नहीं, क्योंकि ये बहुत क्या था, लोगों के लिए बहुत खतरा वाली चीज है। परमाणु बम जो है बहुत डेंजरस चीज है ना। इसको जो हमारे यहाँ जिनके पास था, जैसे रूस था, चीन था, अमेरिका था, ब्रिटेन, ये लोग क्या कर रहे थे, छोटे मोटे कंट्रियों को परमाणु एटम बम बनाने नहीं दे रहे थे। तब एपीजे अब्दुल कलाम जी ने क्या किया, जब इस प्रोजेक्ट में शामिल हुए तो इन्होंने क्या किया था, आर्मी का सहारा लिया था। इनके जितने भी इंजीनियर थे सभी लोग को क्या किया गया, आर्मी की ड्रेस प्रोवाइड की गई, और आर्मी की ड्रेस के साथ साथ इनको एक बटालियन में शामिल किया गया। अब बटालियन में शामिल हो गए। अब सोचिए, जो हमारे यहाँ क्या था, यूएसए जो था, यूएसए क्या कर रहा था, दुनिया के ऊपर नजर रखे हुए था। और आज भी जो जीपीएस आप लोग यूज करते हो ये यूएसए अमेरिका का ही है। उस टाइम क्या था, अमेरिका इस हमारे देश पर भी नजर रखता था। तो ये लोग क्या करते थे कि
काम करने के लिए इन्होंने क्या किया, सैटेलाइट को पहले सर्च किया कि सैटेलाइट जैसे हमारे देश जो हमारा देश जो है पृथ्वी पर, हमारे देश पर उसकी फोकस पड़ने के पहले, भाई सैटेलाइट ऐसे घूमती रहती है, चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो इन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने लगाया ये क्या तरीका अपनाया कि जैसे सैटेलाइट, पहली सैटेलाइट जाए हमारे देश के ऊपर से, उसके बीच में हमें क्या करना है, कार्य कर लेना है। जो परमाणु एटम बम बनाने की जो प्रक्रिया है उसे हमें ऐसे चुपके से करना है कि एक सैटेलाइट मान लो आगे गई, यहां पर हमने कुछ काम कर लिया, दूसरी सैटेलाइट आने के पहले जितना काम किया गया हो उसको बेहतरीन तरीके से ढक दिया जाए। आर्मी की ट्रक को भी निशाना इसलिए बनाया जा रहा था कि उससे भी अंदाजा लगाती थी यूएसए की आर्मी। तो क्या करते थे, अगर ट्रक मान लीजिए ए पॉइंट पे है तो परीक्षण होने के बाद इसे ए पॉइंट पे वैसे लाके खड़ा कर दिया जाता था जैसे पहले रखा जाता था, पहले रखा हुआ था वैसे रख दिया था। ऐसे छुपके छुपकाते क्या हुआ, एक दिन 1998 में क्या किया हमने, परमाणु बम की क्या किया, पर सफल परीक्षण कर ही लिया। और किसके कारण कर लिया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की देन है। एपीजे अब्दुल कलाम की साहब की देन ये है कि आज हमारे पास रक्षा विभाग के लिए, डिफेंस के क्षेत्र में एक परमाणु संयंत्रों का एक बहुत बड़ा जखीरा है, मिसाइलों का एक बहुत बड़ा जो जखीरा हमने बनाया है, जखीरा जो हमारे पास है वो इन्हीं एपीजे अब्दुल कलाम साहब की देन है, जिनकी वजह से आज हम रक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे डेवलप कर गए हैं। ठीक, और इसी के चलते हुए जब परीक्षण हुआ तब क्या थी, हमारे देश में अलग ही तरीके का माहौल चल रहा था। तब हमारे देश के उस टाइम के हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो अटल बिहारी हुआ करते थे। कौन थे, अटल जी की सरकार थी। कौन थी, अटल जी की सरकार थी। अटल जी की जो सरकार थी, अटल जी की सरकार थी और ये बीजेपी से थी। और जो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, ये सब क्या कर रहे थे, इनको क्या किया, एपीजे साहब को क्या किया गया था, ये देखिए एपीजे साहब जो इनके पक्ष में थे उनके भी प्रिय थे, जो इनके प्रतिद्वंदी थे वो भी इनके प्रिय थे। ये ऐसे शांत स्वभाव के ही व्यक्ति थे जो सभी के प्रिय थे, पूरे हिंदुस्तानियों के प्रिय थे। और इनको क्या किया गया, 2002 में क्या किया गया, राष्ट्रपति बनाया गया, राष्ट्रपति बनाया गया। 2002 से 2007 तक इनका कार्यकाल रहा। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो रामेश्वरम के एक छोटे से गांव में से निकलकर पूरे विश्व में भारत का लोहा मनवा देने वाला एक ऐसा व्यक्ति था, जिन्होंने भारत की सरजमी पर जन्म लिया। उनका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनको क्या किया गया, 2002 से 2007 तक राष्ट्रपति बनाया गया। उसके बाद भारत का कोई ऐसा इनाम मतलब समझते हो, जिसे हम क्या कहते हैं, पुरस्कार कहते हैं, एक ऐसा पुरस्कार नहीं बाकी हुआ जो इन्हें ना मिला हो। इन्हें क्या किया गया, भारत रत्न दिया गया, भारत रत्न से नवाजा गया। इन्हें वीर सावरकर प्राइज दिया गया। इन्हें पद्म भूषण दिया गया, पद्म भूषण दिया गया, पद्म भूषण दिया गया। इनको क्या हुआ, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे इन्हें प्राइज दिए गए। इनको क्या किया गया, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। इस बात को याद रखिएगा, इन्हें वीर सावरकर भी प्राइज दिया गया, पद्म भूषण भी दिया गया, पद्म भूषण और पद्म विभूषण और भारत रत्न भी दिया गया। सोचिए, एक ऐसे व्यक्ति ने भारत में जन्म लिया जिनके चलते 2014 में क्या किया, हमने मंगल ग्रह तक की यात्रा की थी। और 2017 की बात करें तो 104 रॉकेट को, 104 मिसाइलों को एक साथ हमने अंतरिक्ष में छोड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। सोचिए, एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को सुपरसोनिक मिसाइल दी,
जो मैक की दुगना स्पीड से भागती है। सोचिए, एक अग्नि मिसाइल दी। दुनिया में अगर सुपरसोनिक की बात करें, जिन्हें हम ब्रह्मोस भी कहते हैं, ब्रह्मोस मिसाइल, ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब की देन है। ये एपीजे अब्दुल कलाम की साहब की देन है, जो ब्रह्मोस मिसाइल हमारे पास आज है, जिनके दम पे हम क्या कर रहे हैं, दुनिया को आईना दिखा रहे हैं। भारत को अगर सभी क्षेत्रों में अगर हर देश अगर लोहा मानता है हर क्षेत्रों में, तो वो मिसाइल के क्षेत्र में है। हमारे यहाँ से मिसाइलें आज एक्सपोर्ट की जा रही हैं, विदेशों में भेजी जा रही हैं। हमारे यहाँ से मिसाइलें विदेशों में भेजी जा रही हैं। रूस जैसे लोग हमारे यहाँ से ब्रह्मोस मिसाइल ले जा रहे हैं। सोचिए, हमें आपको कितना गर्व होने की बात है। लेकिन कुछ चंद लोग हैं जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब को कहते हैं, अरे ऐसे थे वैसे थे, पर ऐसे कुछ नहीं थे। आप लोगों के मन में कुछ भी हो, लेकिन इनके मन में किसी भी प्रकार की भेदभाव की प्रतिक्रिया नहीं थी। इनके हृदय में किसी से भेदभाव के प्रति कुछ भी भेदभाव नहीं रखने वाले व्यक्ति थे। इसीलिए इन्होंने अपने वाक्य में कहा था कि अगर सूर्य की तरह चमकना है, अगर सूर्य की तरह चमकना है, तो सूर्य की तरह आपको जलना भी पड़ेगा। ठीक, एक तो इसी के टॉपिक में हम क्या करते हैं, चलते चलते देखते हैं कि इनकी अगर हम मृत्यु की बात करें, तो इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को शिलांग में हुई। इनकी अगर मृत्यु की बात करें, अगर मृत्यु की बात करें, तो 15 जुलाई 2017 शिलांग, 2015 है, सॉरी, यहाँ 15 शिलांग 2015 शिलांग में हुआ। सोचिए, एक ऐसे इस दिन 15 जुलाई क्या है, 15 जुलाई 2015 को एक ऐसी महान आत्मा को हम लोगों ने खो दिया। एक ऐसी महान आत्मा का विसर्जन हो गया। इस मिट्टी में एक महान आत्मा दफन हो गई, जो आने वाले टाइम में, आज के टाइम की अगर बात करें, तो ना इनके जैसा कोई है और ना आने वाले कल कोई इनके जैसा होगा। सोचिए, जिन्हें मिसाइल मैन कहा जाता था, मिसाइलों का इतना बड़ा जखीरा तैयार करने वाले व्यक्ति को मिसाइल मैन कहा जा रहा है। सोचिए, राष्ट्रपति के साथ साथ इनको भारत का हर भूषण यानी हर प्राइज दिया जा रहा है। तो ऐसी प्रतिभा थी हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। इनके लिए आप सोचिए कि रात को दिन एक कर देते थे कार्य करने के लिए। ये अपने माता पिता की, इनके 11 संतान हुआ करी थी। इनके माता पिता की 10वीं संतान हुआ करी थी। आज हम क्या हो रहे हैं, हम हमारे दो के चक्कर में महापुरुष ही पैदा होना बंद कर दिए। हो गए ना, सच बात है। अगर ये बात सच है तो आप लोग कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा कि हम दो और हमारे दो के चक्कर में हम कहाँ जा रहे हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, और जीवन और संदेश वाली सीरीज में आप जरूर जाइएगा। हमारे बहुत से महापुरुषों की वीडियो पड़ी है, आप उन वीडियो को देखिए और सोचिए, उनके जीवन का रहस्य जानिए, उनके जीवन के बारे में जानिए, उनका संदेश जानिए कि क्या आने वाले समय में क्या रहा होगा। सोचिए, नहीं तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब यूएसए में शिफ्ट हो गए होते, लेकिन उन्हें मैसेज देना था इंडिया को, इस भारत को एक मैसेज देना था कि हम एक छोटे से परिवार से निकलकर आज इतनी बड़ी संस्था पे आए हैं और यहाँ से लौटकर अपने वतन भी जाएंगे। तो चलिए, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते वाले नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करिएगा, और उन लोगों को जरूर शेयर करिएगा जो आज के टाइम में क्या कर रहे हैं, इस बात को आपको पता है। आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आज के लोग क्या कर रहे हैं, इनके प्रति उनकी संवेदनशीलता क्या